हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को उत्पत्ति ह्रास नियम के लागू होने के कारण के बारे में बताऊंगी। इसे आप बहुत ही आसानी से इस वीडियो द्वारा समझ सकते हैं। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि मेरे वीडियो से जुड़े रहें और मेरे चैनल से जो नए जुड़े हुए हैं वो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को जो भी वाणिज्य शिक्षण से संबंधित जानकारियाँ हैं वो आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति ह्रास नियम के लागू में कौन होने के क्या कारण है। पहला है एक या एक से अधिक साधनों का स्थिर होना। उत्पत्ति के एक या एक से अधिक साधन के स्थिर होने पर यह नियम लागू होता है। जब एक परिवर्तनशील साधनों की मात्रा स्थिर साधनों की दी हुई मात्रा से कम होती है, तब तक औसत लागत में कमी होती रहेगी। लेकिन एक समय के बाद जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा स्थिर साधन की मात्रा से अधिक हो जाती है तो प्रति इकाई लागत अधिक हो जाती है। परिणाम स्वरूप उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। इसमें कहा जा रहा है कि जब एक या एक से अधिक साधन के स्थिर होने पर या जब परिवर्तनशील साधनों की मात्रा स्थिर साधनों की दी हुई मात्रा से कम होती है, तब यह नियम लागू होता है। और इसमें जो है इसमें ये भी कहा जा रहा है कि एक समय के बाद जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा स्थिर साधन की मात्रा से अधिक हो जाती है तो प्रति इकाई लागत अधिक हो जाती है। तब क्या होता है, परिणाम स्वरूप उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। अब हम देखेंगे उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के दूसरे कारण को। दूसरा है आपका उत्पादन के साधनों की सीमितता। उत्पादन के कुछ साधनों की सीमितता भी इस नियम के लागू होने का एक मुख्य कारण है। उत्पादन के कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनकी पूर्ति सीमित रहती है। ऐसे साधनों को एक निश्चित समय के बाद नहीं बढ़ाया जा सकता। यदि उत्पादक इसके बाद भी उत्पादन बढ़ाना चाहता है तो वह अन्य साधनों की मात्रा में वृद्धि करके ही ऐसा कर सकता है। इसमें कहा जा रहा है कि जब साधनों की सीमितता के कारण भी उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण हो सकता है। इसमें परंतु यह दशा में उत्पादन के ऐसे साधनों की मात्रा कम रह जाएगी जो सीमित है और अन्य जो साधन है मात्रा अधिक हो जाएगी। मतलब जो साधन सीमित है उसके कारण यह उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण बन सकता है। और यदि जो उत्पादक है उसके बाद भी उत्पादन अगर बढ़ाना चाहता है तो वह अन्य जो साधन है की मात्रा में वृद्धि करके ही ऐसा कर सकता है। मतलब जो साधन सीमित है उनको छोड़ करके जो अन्य जो साधन है उनकी मात्रा में वृद्धि करके ऐसा कर सकता है। ये तो दो हो गए आपके उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण। अब चलिए आइए देखते हैं तीसरा कारण क्या है। तीसरा है आपका साधनों का स्थानापन्न ना होना। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण यह है कि एक साधन दूसरे साधन का पूर्ण स्थान नहीं होता है। एक साधन का प्रयोग दूसरे साधन के रूप में एक सीमित तक ही किया जा सकता है, उससे आगे नहीं। इसमें कहा जा रहा है कि जो साधन है वो दूसरे साधन का पूर्ण रूप से स्थान नहीं ले सकता, और अगर वो ले भी ले मतलब उस साधन का हम प्रयोग कर भी ले तो वह एक सीमा तक ही कार्य करेगा उत्पादन में। ऐसी स्थिति में किसी स्थिर साधन की मात्रा जब किसी स्थिर साधन की स्थिर मात्रा के साथ परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो एक सीमा के पश्चात उनका अनुपात बिगड़ जाता है और प्रतिफल घटती हुई दर पर प्राप्त होने लगती है। यह इसी कारण से भी कि हम साधनों का स्थानापन्न ना होना ही ये भी क्या है आपका एक उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण है। फिर है आपका चौथा साधनों की अविभाज्यता। उत्पादन के कुछ साधन ऐसे होते हैं जिन्हें आवश्यकता अनुसार छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए ऐसे साधनों की संपूर्ण इकाई का ही प्रयोग करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप ऐसे साधन आवश्यकता से अधिक मात्रा में लगाए जाते हैं
और इस कारण उत्पादन की लागत बढ़ने लगती है तथा उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि जो साधन है उसे हम छोटे छोटी इकाइयों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, अर्थात जो साधन है उसका हम उसी रूप में पूर्ण रूप से उसका प्रयोग करें तो ही ठीक रहेगा। परिणाम स्वरूप अगर ऐसे साधन आवश्यकता से अधिक मात्रा में लगाए जाते हैं और इस कारण उत्पादन की लागत में बढ़ने लगती है तथा उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने लगता है। इस संबंध में प्रोफेसर बोबर का कहना है कि यदि विभाज्यता मकान के दरवाजे से प्रवेश करने लगे तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम खिड़की से बाहर कूद जाएगा। ये बोबर का कहना है कि अगर हम जो साधन है उनको छोटी छोटी इकाइयों में अगर बांटें तो जो हमारा कार्य है उसको पूर्ण रूप से हम नहीं कर पाएंगे। तो इसी को उदाहरण देते हुए कहने लगे हैं कि अगर विभाज्यता मकान के दरवाजे से प्रवेश करेंगी तो वो खिड़की से बाहर कूद जाएंगी। ये उसके उदाहरण थे। पांचवा है आपका प्रकृति की प्रधानता। प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता के कारण मनुष्य अपने परिश्रम द्वारा एक सीमा तक के उत्पादन में वृद्धि कर सकता है। इस प्रकार कृषि एवं अन्य प्राथमिक उद्योगों जैसे मत्स्य उद्योग, वन उद्योग आदि प्राकृतिक शक्तियों यथा वर्षा की अनिश्चितता, आंधी, बाढ़, तूफान आदि का प्रभाव पड़ता है। इसके कारण मनुष्य को उत्पादन बढ़ाने में कठिनाई होती है, इसलिए क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। ये तो आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा, फिर भी मैं एक बार आप लोग को बता देती हूँ कि प्रकृति की जो प्रधानता है मतलब जो प्राकृतिक है उसके आधार पे भी हमको उन मतलब उसके कारण से भी हमें उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है उत्पादन में। तो जैसे कि मान लीजिए किसी प्राकृतिक जो भी शक्तियाँ हैं, अगर हम प्रकृति से संबंधित जो भी कार्य कर रहे हैं जैसे मत्स्य उद्योग, वन उद्योग आदि, तो इनके जो कारण है जैसे वर्षा की अनिश्चितता, आंधी, बाढ़, तूफान, इनके कारण से भी हमें उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण हो सकते हैं। तो फिर है आपका छठवां, उत्पादन की अमितताएं। यदि उत्पादन के पैमाने में अधिक वृद्धि हो जाती है तो पैमाने की मितव्यताएं समाप्त हो जाती हैं और अमितव्यताएं होने लगती हैं। दूसरे सर्वोत्तम आकार से उद्योग या फर्म का आकार बड़ा हो जाने पर भी सीमांत उत्पादन लागत बढ़ जाती है और उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने लगता है। ये जो थे वो आपके जो 6 जो टॉपिक थे वो आपके उत्पत्ति ह्रास नियम के लागू होने के कारण थे। तो इसी प्रकार से हम आप लोगों को और भी वाणिज्य शिक्षण से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाते रहें। तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वाणिज्य शिक्षण से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं उसका आप कंटिन्यू लाभ उठाते रहें। थैंक यू।